हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण की क्लासेस, जिसमें हम आज का टॉपिक देखेंगे वर्णों की समझ। वर्ण क्या होते हैं ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्णों का पता होना चाहिए कि वर्ण वास्तव में होते क्या हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि वर्ण क्या है, क्या है वर्ण, आप देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं वर्ण, जो हम बोलते हैं ध्वनि, ध्वनि का जो लिखित रूप होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ण। कई बार यहाँ पर लिपि चिन्ह भी दिया होता है, तो लिपि चिन्ह, लिपि लेखन ही होता है। ठीक है, लिपि चिन्हों को भी हम क्या कह देते हैं, वर्ण कह देते हैं। और आपने हमेशा किताबों में पढ़ा होगा कि ऐसी ध्वनियाँ जिनके टुकड़े ना हो सके, उनको हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। और याद रखिएगा कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला लिपि चिन्हों और वर्णों के सुव्यवस्थित समूह को व्यवस्थित तरीके से जो हो, उसको हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। इतना आपने थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, कई बार यहाँ पे लिपि चिन्ह होता है, कई बार यहाँ पर वर्णों के व्यवस्थित समूह होता है। आपने दोनों ही चीज़ें अच्छे से अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वास्तव में वर्ण कितने हैं, वर्ण के प्रकार कितने हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसको हम स्वर और व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर क्या होता है। स्वर होता है स्वतंत्र, जो किसी अन्य वर्ण की सहायता ना ले। आपने जो किताबों में पढ़ा होगा कि हमारे मुख विवर से जो वायु निकलती है वो किसी भी प्रकार की उसमें बाधा ना आए, है ना, और बाधित होकर बाहर ना निकले, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्वर कह देते हैं। लेकिन आपने थोड़ा सा बस ये याद रखना है कि ये स्वतंत्र होता है, किसी भी अन्य वर्ण की सहायता ये नहीं लेता है। क्लियर। अब थोड़ी सी मैं बात करती हूँ कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन हमेशा स्वर की हेल्प लेता है। आपने देखा होगा, जब भी हमें क बोलना होता है तो क हम कैसे बोलते हैं, क के साथ हम क्या मिला देते हैं, अ। क्लियर। क के साथ हम क्या मिला देते हैं बच्चों, अ मिला देते हैं। ठीक, तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि व्यंजन बिना स्वर के नहीं चल सकते हैं, यानी व्यंजन को हम स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर क्या है। मैंने कह दिया, जैसे कि स्वतंत्र उच्चरित जो होता है उसको हम क्या कह देते हैं, स्वर। स्वरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा हमेशा 11। क्वेश्चन जैसे मर्जी पूछ लिया जाए, आपने संख्या 11 ही याद रखनी है। अब ये 11 कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है, अब ये जो स्वर है ना, इनका हम बढ़ने का क्रम भी देखेंगे कि कैसे कैसे बने हैं, और इनका मूल स्वर कौन कौन से थे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके ह्रस्व स्वर से। याद रखिएगा, ये ह्रस्व स्वर होता है, कभी भी इसको आपने ह्रस्व स्वर नहीं बोलना है। क्लियर। देखिए, अब मैं यहाँ पर अगर बोलूँ कि ये जो ह्रस्व स्वर है ये कितने होते हैं, तो ये बच्चों 4 होते हैं। ठीक है, जिनको हम लघु स्वर भी कहते हैं। याद रखिएगा, जो लघु का जो साइन होता है वो होता है ये, इसका नाम होता है खड़ी पाई। इसको खड़ी पाई कहा जाता है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, खड़ी पाई का नाम देते हैं। कौन कौन से होते हैं ये, अ, ई, उ और आपका ऋ। ये होते हैं आपके क्या, ह्रस्व स्वर। अगली बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ, जैसा नाम से पता है, दीर्घ मतलब लंबा समय। तो देखिए, इसको गुरु भी कहा जाता है। गुरु का हम साइन क्या लगाते हैं, ये। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है अवग्रह। अवग्रह इसका नाम होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इस संख्या में कितने होते हैं, 7। संख्या में कितने होंगे, ये 7 होते हैं।
अ, आ, ई, अ तो ऊपर आएगा, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट कि इन सब में जो दीर्घ स्वर है इनमें संयुक्त स्वर कितने हैं, तो 4 है बच्चों, याद रखिएगा कितने हैं, 4। 4 कौन कौन से हैं, तो देखिए ए आई, ए आई ओ औ। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि ये जो बने हैं आपके दीर्घ स्वर ये कैसे बने हैं। अगर मैं बात करूँ कि आ कैसे बना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम संधि पढ़ेंगे उसमें बहुत काम आएगा ये। अ में जब अ मिलाया गया तो आ बना है। अब बात करते हैं कि ई कैसे बना है। ई में जब ई मिलाया गया तो ई बन गया था। ऊ कैसे बना, ऊ के साथ ऊ मिलाकर ऊ बनाया गया। अब मैं बात करती हूँ कि ये संयुक्त स्वर कैसे बने हैं। संयुक्त स्वर में देखिए सबसे पहले ए कैसे बना है। जब अ के साथ हम ई को मिला देते हैं तो जब ए अ के साथ क्या मिला जाएगा, ई, यानी कि फिर क्या बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा आपका अ ई, आई। ठीक है, ए बन जाएगा, उस चीज़ को ए बोला जाता है, सॉरी। अब बात करते हैं कि आई कैसे बना है। आई, अ में ए मिलाने से क्या बन जाता है आपका आई। अगर आप उच्चारण भी करते हैं तो आई आई आई, है ना। अगला देखिए, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ओ, तो अ के साथ हम क्या मिला देंगे, ओ, तो क्या बनेगा आपका ओ बन जाएगा। ठीक है। अब औ की बात करते हैं तो अ के साथ जब ओ मिलाया जाता है, सॉरी ये ओ है यहाँ पर, ओ, औ नहीं है, ओ मिलाया जाता है तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका औ बन जाएगा। ठीक है। अगले देखिए फिर, अब आप कहेंगे कि मैम ये तो समझ आ गया कि स्वर कौन कौन से हैं। अब इतना आपने यहाँ पर याद रखना है कि इनकी जो ये मात्रा होती है ना यहाँ पर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनता है बच्चों की मात्राएं कितनी होती है स्वर में, तो मात्राएं हमेशा 10 होती है। अ की कोई मात्रा नहीं होती क्योंकि अ उदासीन स्वर होता है, इसका नाम उदासीन स्वर के नाम से भी जाना जाता है। और ये मर्ज होता है इसी के अंदर, जैसे व्यंजन के अंदर ये मर्ज हुआ होता है, क, है ना। बिना अ के हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ, ई, ठीक है, ई, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, ऋ की मात्रा, ए की मात्रा और आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। इसका मतलब कि कितनी होती है, तो ये होती है आपकी कितनी, 11 होती है मात्राएं, 11, सॉरी स्वर 11 होते हैं, मात्राएं 10 होती है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो री होता है, री की मात्रा जुड़ती कैसे है। देखिए ह में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको मिल जाता है इसमें। ह में अगर मुझे र जोड़ना है तो मैं यहाँ से जोड़ूंगी। ठीक है। अगर मुझे इसमें क्या जोड़ना है, री की मात्रा जोड़नी, तो ऐसे जुड़ेगी, हृदय। ठीक है, हृदय, हृदय नहीं होता है, हृदय होता है। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं आप थोड़ी सी, अयोगवाह। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अयोगवाह का। अयोगवाह 2 होते हैं, कौन कौन से, एक होता है अंग और एक होता है आहा। अंग और आहा। अंग, आहा। आहा मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि इसके पीछे क्या लगी होती है बच्चे, विसर्ग लगी होती है। आहा, इसका उच्चारण हम ह के रूप में करते हैं, ह के जैसा इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि जो ये अंग है, अंग का नाम क्या है, तो इसका नाम है अनुस्वार। क्या नाम है इसका, याद रखिएगा, अनुस्वार। क्लियर। अगर मैं बात करूं कि जो ये आपका विसर्ग है, विसर्ग हमेशा, विसर्ग संधि आपने पढ़ी होगी, वहाँ पर यूज़ होता है। देखिए विसर्ग क्या है, विसर्ग का यूज़ हमेशा तत्सम शब्दों में किया जाता है, आपने ध्यान रखना है। ये भी याद रखना है कि जो री होता है, री, इसका प्रयोग भी हमेशा किस में होता है, आपका तत्सम शब्दों में किया जाता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं बोलूँ कि दुख, कई बार दुख को ऐसे भी लिखा जाता है, दुख, है, और दुख ऐसे भी लिखा है हमने, तो याद रखना ये तत्सम शब्द होता है और ये तद्भव शब्द है, इसी का बिगड़ा रूप होता है। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो आपका एक तो होता है ये अनुस्वार, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम होता है चंद्रबिंदु। इसका नाम क्या होता है, चंद्रबिंदु। ठीक है, चंद्रबिंदु, और इसी को हम अनुनासिक भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं बच्चों, तो अनुस्वार कहा जाता है किसे, जिसमें वायु नाक से बाहर निकले, उसको हम क्या कहते हैं,
अनुस्वार। और चंद्र बिंदु किसको कहेंगे या अनुनासिक किससे कहेंगे हम, जिसमें नाक और मुंह दोनों का यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाए उच्चारण करते समय, उसको हम क्या कहते हैं, चंद्र बिंदु। अभी चंद्र बिंदु प्रयोग कैसे होता है ये आपने थोड़ा सा बहुत अच्छे से याद रखना है। देखिए, अगर मैं चंद्र बिंदु की बात करूं तो आपने बाराखड़ी पढ़ी होगी सभी बच्चों ने। देखिए, अब बात करते हैं कि ये जो आपका चंद्र बिंदु है ये यूज़ कैसे होता है। ये आप देखो यहाँ पर, अगर ऊपर कोई भी मात्रा ना हो, जैसे ई की मात्रा ना हो और आ की मात्रा, सॉरी, बड़ी की मात्रा ना हो, ए की मात्रा, तो यानी कि अगर ऊपर कोई भी मात्रा नहीं तो आप ऐसे यूज़ करेंगे इसका। अगर कोई मात्रा है तो आप उसको ऐसे यूज़ करते हैं बिंदी के रूप में, ठीक है। ये अनुस्वार नहीं होता, ये क्या होता है आपका अनुनासिक होता है, यानी चंद्र बिंदु होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा नहीं को कैसे लिखा जाता है, तो नहीं, ये नहीं, ठीक है, नहीं, तो इसका मतलब कि ये क्या है आपका, ये यहाँ पर क्या है, ये चंद्र बिंदु होता है। इतना आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ देखिए कि निर्नुनासिक, कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि निर्नुनासिक क्या होता है। तो निर्नुनासिक का मतलब क्या है, निर्नुनासिक मतलब निर मतलब नहीं, अनुनासिक मतलब जिसमें क्या नहीं है आपका, केवल मुख का यूज़ किया जाए। जहाँ पर हम जिसमें हम वर्णों को किसकी सहायता से बोलते हैं बच्चों, तो मुख की सहायता से बोलते हैं। उनके ऊपर आपको कोई भी चंद्र बिंदु नज़र नहीं आएगा। अनुनासिक समझ आ गया सभी को, जिनके ऊपर क्या लगे होते हैं, चंद्र बिंदु लगा होता है। क्लियर। अब थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्यंजन क्या होता है। व्यंजन, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि व्यंजन क्या है आपका, जो किसके साथ उच्चारित होता है, स्वर के साथ हम जिसका उच्चारण करते हैं। अब इनमें समझिए कि जो व्यंजन है वो कितने प्रकार के होते हैं। देखिए बच्चों, व्यंजन हमारे पास, देखिए, स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, और आपका ऊष्म व्यंजन है, और संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। ये आपको 4 प्रकार मिल जाएंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन को ही हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ठीक है। वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, तो 25। वर्गीय क्यों कहा गया, क्योंकि वर्ग बनते हैं, 5 को मिलाकर, 5 वर्णों को मिलाकर ये वर्ग बना है। जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्लियर। अब आपको वर्णमाला तो आनी चाहिए, जैसे क वर्ग, क ख ग घ ग, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। इसका मतलब क वर्ग, वर्ग का मतलब 5 वर्ण है, क ख ग घ ग, ये पहला है, ये दूसरा है, ये ग तीसरा है ना, ये चौथा है, ये 5वां है। इसका मतलब वर्ग नाम दिया गया है इसको। और इनके जो अंतिम ये जो पंचमाक्षर होते हैं यहाँ पर, इनको हम नासिकीय व्यंजन कहते हैं। इनको आप अनुस्वार भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, अनुनासिक नहीं बोला मैंने, अनुस्वार कहा है। अनुस्वार का मतलब क्या है, केवल एक बिंदी। और ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी अनुस्वार का प्रयोग होता है वो हमेशा तत्सम शब्द होता है। कैसा शब्द होगा वो, तत्सम, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि जो नए आए हैं आपके पास, अड़ और अढ़, अड़ और अढ़, अड़ अढ़, ये कहाँ से पैदा हुए बच्चों, तो ये हुआ आपके ड और ढ से, यानी बाद में बनाए गए हैं, अड़ और अढ़, ठीक है। देखिए, इसको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसको नाम देते हैं हम लोग द्विगुण या फिर उत्क्षिप्त व्यंजन। 2 गुण होते हैं इनके पास, या उत्क्षिप्त व्यंजन। इसका नाम ताड़न जात भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो ड और ढ होता है, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इनका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं, देखिए, इनका प्रयोग शब्द के शुरू में किया जा सकता है, और कहीं कहीं पर ये बीच में भी आते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द में देखो, रोड, रोड नहीं होता, रोड होता है, बोर्ड, रेडियम, कई बार ये बीच में भी आ जाता है और बाद में भी आता है। यदि इन वर्णों से पहले उपसर्ग आ जाए तब भी वहाँ पर भी, जैसे आपने शब्द देखा होगा निडर, नीडर, तभी ये बीच में आपको मिल सकता है, अदरवाइज आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। और देखिए, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हमारे पास, तो अंतस्थ व्यंजन है आपके पास कौन कौन से हैं, य र ल व, य र ल व, ठीक है। य र ल व, य और व अर्ध स्वर होते हैं बच्चों, और ल आपका पार्श्विक व्यंजन होता है, और र होता है आपका प्रकंपित। र को रेफ कहा जाता है। र का प्रयोग हम 4 प्रकार से करते हैं,
चार प्रकार कौन कौन से होते हैं? जैसे एक ऐसे र लिख लिया जाता है, एक मात्रा नीचे लगाई जाती है, ये जो नीचे वाला र होता है ये हमेशा पूरा होता है, ठीक है। एक जो ऊपर लगता है ये ऐसे, ये भी र होता है। आपने कभी ट्रक में देखा होगा, ये भी र होता है। इसका मतलब कि क्या, चार प्रकार से हम र का यूज़ करते हैं, ठीक है। वैसे तो हम अगर हम वर्णों को पढ़ें तो क कार से हम पढ़ सकते हैं, ककार है ना, खकार। रकार नहीं होता है, र को हम रेफ पढ़ते हैं। कई बार रकार भी बोल दिया जाता है, लेकिन असल में जो रेफ होता है, मेनली रेफ को हम ये वाला जो र होता है ना, ऊपर वाला र, इसको रेफ कहा जाता है। बाकी जो लगे होते हैं जैसे प में नीचे लगा हुआ है, इसको हम रकार भी कह सकते हैं। याद रखिएगा, क से कबूतर याद नहीं रखना है, क से ककार होता है, ख से खकार होता है, ग से गकार होता है। इस तरीके से आप इन सबको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ऊष्म होते हैं आपके कौन कौन से? ऊष्म होते हैं आपके ये तीनों स और प, श श श स और ह। याद रखिएगा, जो श स स लिखा होता है इनका क्रम यही होता है। कभी भी किसी शब्द के अंदर यह आए, अगर तीनों श होंगे यूज़ में, तो आपने ध्यान रखना है कि इनका क्रम यही रहता है। अब बात करते हैं हम बच्चों संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो ये चार होते हैं, ठीक है। चार होते हैं। कौन कौन से होते हैं चार? देखिए मैं आपको समझा देती हूँ चार कौन कौन से। सबसे पहला होता है अक्षर। इनका वर्ण विच्छेद बहुत पूछा जाता है कि इनका वर्णों का विच्छेद कैसे किया जाता है। तो क, हलंत, श। संयुक्त व्यंजन इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि दो व्यंजन से मिलकर ये बने होते हैं। तो क जमा श, और इसमें हम अ भी लगा देते हैं। अगर मैं इसको हलंत कर दूँ यहाँ से, तो कई बार पीछे अ भी लिखा होता है इसमें, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कैसे लिखा जाएगा। अक्षर के बाद होता है, नेक्स्ट होता है आपका कौन सा? अक्षर त्र। त्र देखिए कैसे बना है, याद रखना ये बना कैसे ही आपको पता होना चाहिए। त प्लस र। अगर र हलंत किया होगा तो पीछे आप क्या लगा सकते हैं? अ। अगला देखिए, फिर इसके बाद ज्ञ। ज्ञ ही बहुत ही लॉजिक वाला ये ज्ञ, क्योंकि ज्ञ बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ज्ञ, ज्ञ को देखिए कैसे लिखा जाता है। लेखन इसका ऐसा होता है, ज जमा ञ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके उच्चारण की बात करूँ तो उच्चारण इसका ऐसा होता है, सॉरी, और लेखन ज जमा य होता है। उच्चारण क्या होता है? ग ज्ञ, ज्ञ बोलते हैं हम इसको, लेकिन ये उच्चारण रूप है इसका। लेखन रूप कैसा होगा? यहाँ पर आपने क्या लगा देना है? यहाँ पर ज, ठीक है। ज प्लस य, ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। और अगला जो बना है आपका श्र, श्रृंगार वाला जो होता है श्र, ठीक है। श्र, ये श प्लस र। इनका अच्छे से याद रखना है, क्योंकि आपको ये आगे किस में हेल्प करेंगे बच्चों? ये करेंगे आपको संधि में, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्या? वर्णों की समझ। वर्णों की समझ आपको सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपका आधार का काम करता है, नींव का काम करता है। इसलिए बच्चों आपने इनको अच्छे से थोड़ा सा एक बार पढ़ लेना है, एक बार देख लेना है। उसके बाद हम अगले टॉपिक करते जाएंगे। रोज़ डेली का हमारा एक टॉपिक रहेगा। कोशिश रहेगी कि मैं जल्द से जल्द इसको पूरा कराऊं। तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। थैंक यू।